हेलो एवरीवन, पर्शियनशाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स बेटा हम लेकर के आ गए हैं। हमने सॉल्यूशन चैप्टर भी कर लिया है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर लिया है। आज हम वन शॉट के अंदर पूरा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट में मैंने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी लिखे हैं। मैंने जैसे कि कहा था कि आपको मैं फॉर्मूला से ज्यादा इस चैप्टर को लेकर के चलूंगा, जितने भी चैप्टर्स हैं मैं लेकर चलूंगा, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह मैं साथ में बताते हुए चलूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फुल लाइट की स्पीड से हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन से, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, और इसमें मैकेनिज्म्स आती है बेटा, जैसे एलिमेंट्री करके और कॉम्प्लेक्स करके कुछ मैकेनिज्म है। आप अपनी कॉपी खोल करके बैठ जाना बेटा, इन चीजों को देखते हुए रहना, तभी ज्यादा फायदा होगा, वरना कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जिसके साथ ये केमिकल काइनेटिक्स डील करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें तो जैसे रिएक्शन में R से P रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस दौरान टाइम के साथ में जो कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की में या प्रोडक्ट की में चेंज आ रहा है, जैसे रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, तो इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं माइनस, प्रोडक्ट बढ़ता है तो यहाँ क्या लगा देते हैं प्लस। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा स्टार से मैंने लिख दिया है, ये ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इससे पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे माइनस और प्लस लगाया भी जाता है ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा होगा तो ये वैल्यू ओवरऑल माइनस आएगी। बाहर एक माइनस की जरूरत है ताकि पूरी को पॉजिटिव किया जा सके, ताकि आर क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। नेक्स्ट चीज इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप निकालते हो तो जो इंटरवल होता है आपका उस पर बहुत छोटा हो जाता है, तो उसको अपन डी से शो कर देते हैं, और जब इंटरवल बड़ा होता है तो उसे डेल्टा से शो कर देते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे माइनस डेल्टा आर बाई डी टी प्लस डेल्टा पीपी बाई डेल्टा टी आ जाता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में डी आर बाई डी टी और डी पी बाई डी टी आ जाता है। माइनस प्लस में आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट थिंग इज, इसे ग्राफिकली हम कैसे शो कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, रिएक्टेंट टाइम के साथ घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है, ये टाइम लिया है, तो ये टाइम के साथ क्या हो रहा है घट रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, टाइम के साथ ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ चीजें बताई। आगे हम जब हमारे सामने कोई रिएक्शन दे दी जाए और रिएक्शन से हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे सामने लिखा है, आपकी कॉपी में के अंदर भी लिखा हुआ होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है बेटा, उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अगर ए के रिस्पेक्ट में मुझे देखना है तो वो माइनस डी ए बाई डी टी, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था, ये रिएक्टेंट होता है माइनस और प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। सी के रिस्पेक्ट में देखना है तो वहां पे प्लस लग जाएगा, डी के रिस्पेक्ट में प्लस लग जाएगा, लेकिन इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा माइनस। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में माइनस, उसके रिस्पेक्ट में प्लस लग जाएगा। जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो उसको डिवाइड में लिख देंगे। जैसे बी को यहां पर लिख दिया है, सी को यहां पर लिख दिया है, वैसे ही डी को यहां पर लिख दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। इसमें काम की बात यह है कि इसमें डीए बाई डी जो लिखा हुआ है, ये डीए बाई डी ना कि डीए बाई ए डी टी। डीए बाई डी टी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए होता है। डिसअपीयरेंस वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये रिएक्टेंट होता है। इसी तरीके से बी बाई डी टी, जैसे डीए बाई डी टी है वैसे डी बी बाई डी टी जो होता वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हो जाता। डी सी बाई डी टी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखा हुआ है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा होता है। वैसे ही डी बाई डी टी जो होगा वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रेट लॉ की तरफ चलते हैं। रेट लॉ की तरफ हम चलते हैं तो जैसे रिएक्शन लिखी हुई है इसके लिए मुझे रेट लॉ लिखना है। बेटा रेट लॉ होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन से कैसे इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, उसके बारे में रेट लॉ हमें बताता है। यानी कि यहाँ पर हम एक चीज और भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये थ्योरेटिकल चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख दिया कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ लिख दिया इस चीज को, ये वाला। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको कॉपी में मिल जाएगी कि टेम्परेचर के साथ बढ़ रही होती है, कंसंट्रेशन के साथ भी जनरली बढ़ रही होती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करती है। तो ये चीजें आप देख लेना बेटा, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। मेरा फोकस क्या है, ज्यादातर मैथमेटिकल चीजें और कॉन्सेप्चुअल चीजों के ऊपर है। आगे हम बात करते हैं
यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अच्छा, मैं रेट लो के बारे में बता रहा था। रेट लो की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन मेरे सामने लिखी हुई है, तो अगर रेट लो की मैं बात करूं तो रेट लो के अंदर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये ए की, बी की, इनकी कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है उसके बारे में रेट लो हमें बता रहा होता है। काम की बात यह है कि ये जो पावर में लिखा जाता है बेटा, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखे जाते। इसकी पावर में जो x और ये जो y लिखा हुआ है बेटा, इसे अपन ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। जैसे a के ऊपर x लिखा हुआ है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a हो गया, b के ऊपर y लिखा हुआ है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y हो गया, और ये x और y दोनों x प्लस y, ये होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे स्मॉल n से हम लिखते हैं, तो x प्लस y क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी में हम आगे चलेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये चीजें आने लग जाती है, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये जो इसमें K लिखा हुआ है बेटा, ये रिएक्शन रेट जो कांस्टेंट होता है इसी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसकी यूनिट कई बार पूछी जाती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। एन यहाँ पे क्या होता है? एन होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और सेकंड इनवर्स। जैसे मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी के की, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को उठा करके रख दूंगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा -1, तो मोल पर लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट चीज इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो सकता है यहां पर आपको इंटीग्रेटेड रेट लो ऐसा कुछ करके बताया गया हो, मैंने जीरो ऑर्डर के अंदर वो सारी चीजें लिख दी जो जीरो ऑर्डर से जुड़ी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर वो सारी चीजें लिख दी जो फर्स्ट ऑर्डर से जुड़ी हुई है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो ये रेट लो में इसका लिख रहा हूं तो इसकी ऑर्डर जो है कितनी आ रही है? 0 आ रही है, तो इसे अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह देते हैं। इसका इंटीग्रेटेड रेट लो जो होता है वो होता है R इज इक्वल टू R नॉट माइनस KT। यहाँ पे R क्या होता है? किसी T टाइम के बाद की कंसंट्रेशन। R नोट क्या होता है? R की इनिशियल कंसंट्रेशन। K मैं आपको पहले बता चुका हूं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और T वो टाइम है जिस टाइम में R नोट से R कंसंट्रेशन हो गई। इसको Y इज इक्वल टू mx माइनस c का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के थ्रू अपन ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं कि रिएक्टेंट और टाइम के अंदर ग्राफ कैसा बनता है, तो वो इस तरह का ग्राफ बन रहा होता है डिक्रीजिंग। इसमें स्लोप जो होता है m जो होता है वो माइनस k होता है। आगे हम चलते हैं टी हाफ। टी हाफ की अगर हम बात करें तो R नॉट बाई 2k। काम की बात यह है कि इसका जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है? आपके इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। कौन सी ऑर्डर का? जीरो ऑर्डर का। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस दौरान माइनस dr/dt, यहाँ पे जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। इसी से अपन डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लो आ जाता है। T इज इक्वल टू 2.303/k log 10 R नॉट बाई R। R नॉट क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन। R क्या हो जाएगा? किसी T टाइम के बाद में कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले का यूज करके हमारे को कई न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स पे भी अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज ये मैंने ln R नॉट माइनस KT। जब आप इससे ये फॉर्मूला बना रहे होते हो तो बीच में ये एक्सप्रेशन भी बनके आपके सामने आ रहा होता है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए मैंने ग्राफ लिखा है, इसको ध्यान से देखो, इसके जैसा लग रहा है। R इज इक्वल टू R नॉट माइनस KT, यहाँ पे ln R लग गया और ln R नॉट हो गया, ln R नॉट हो गया। तो इसका जो जैसा ग्राफ था वैसा ही ग्राफ किसके लिए बन जाएगा? इसके लिए। तो ln R यहाँ पे T, और ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो हो जाएगी आपकी ln R नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन की ln log। टी हाफ की अगर मैं बात करूं तो इसका टी हाफ होता है 0.693/k। इसका जो टी हाफ होता है और इसका जो टी हाफ होता है इसमें फर्क क्या होता है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन R नोट पर डिपेंड करता है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन R नोट पर डिपेंड नहीं करता। इसका यूज क्या रहेगा? जब आपको टी हाफ की वैल्यू दे दी गई है तो एक्चुअल में उसने आपको k की वैल्यू दे दी है, और k की वैल्यू दे दी है तो आपको और वैल्यूज वो इसमें पूछ सकता है। तो कई बार k की वैल्यू डायरेक्टली ना दे करके टी हाफ की देगा, और कई बार टी हाफ की वैल्यू डायरेक्टली ना दे करके k की वैल्यू देगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सब कुछ था। फिर देखो, जब हम रेट लॉ से लेकर के यहां तक पढ़ते हैं तो यहां तक हम बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। आगे हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ रहा होता है। तो पहला मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है उस पॉइंट में मैंने ये लिखा
लिखा हुआ है कि अगर हम पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे होंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हो वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। सेकंड चीज आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन भी टेम्परेचर के डिपेंडेंस को अच्छा खासा बता रही होती है। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पे K आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट हो जाएगा, A यहाँ पे ऑरेनियस कांस्टेंट होता है और E यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होती है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट और T यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। इस इक्वेशन का अपन यूज करेंगे, K की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज log 10 K2/K1। ये फॉर्मूला आपने जरूर से डिराइव भी किया होगा और लिखा हुआ भी होगा। इस फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला भी कई टीचर लिखवाते हैं। तो यहां तक जो मैंने जितनी चीजें आपको बताई, इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग क्या करी थी, केमिकल काइनेटिक्स जो डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन से और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर से और मैकेनिज्म से। तो इफेक्टिंग फैक्टर यहां हमने जो बात करी है, यहां से लेकर के यहां तक की, यहां तक कर लो बेटा, यहां तक की जो हमने बात करी है, इसके अंदर यानी दूसरा और तीसरा पॉइंट, इसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन को देखा। उसके बाद में रेट लॉ से लेकर के ये जो फर्स्ट ऑर्डर 7वां जो पॉइंट लिखा हुआ है, यहां तक हमने जो बात करी, यहां हमने बात करी है कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन से अफेक्टेड होती है। और उसके बाद में जो टेम्परेचर डिपेंडेंस लिखा हुआ है, यहां पर हमने वो अफेक्टिंग फैक्टर देखा जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन जिस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये पूरा का पूरा आपका केमिकल काइनेटिक्स था। इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल चीजें और होती है, जैसे मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी वो होती है जो एक साथ कितने मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे होते हैं, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, ऐसा आपने देख रखा होगा। इसके अलावा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, वो रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जिसको देखने से ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसका आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये इसके कुछ एग्जांपल होते हैं जो पूछे जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो मैंने कंसंट्रेशन अभी बता दिया, समझा दिया, ये तो पूरा पढ़ा है बनने, यहां तक कंसंट्रेशन वाला, यहां से लेकर के यहां तक। एक टेम्परेचर वाला, इस पर किस तरह से डिपेंड करती है। इसके अलावा नेचर पे डिपेंड करती है, और चीजों पे डिपेंड करती है, आपकी कॉपी में लिखा होगा। बेटा थ्योरेटिकल चीजें इसलिए मैंने नहीं बताई। फिर आपकी लास्ट में आ जाती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में ये बता रहा होता है कि एक एनर्जी का बैरियर होता है, उसको पार करना जरूरी होता है कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए, और पर्टिकुलर एक ओरिएंटेशन भी उसका होता है। उस ओरिएंटेशन में आकर के जब मॉलिक्यूल टकराएंगे तब जाकर के ही प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो ये लाइट की स्पीड से मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स कितनी देर में हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि बहुत कम टाइम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ज्यादा बातें फिर से नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद में इसको एक बार अपनी आंखों के सामने से बस निकाल लेना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जय हिंद।